जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3 आज हमारा। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था ओरिजिन एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, पहले लेक्चर में स्टडी किया था। और दूसरे लेक्चर में क्या स्टडी किया था हमने? सेकेंड लेक्चर में कुछ नहीं पता, नहीं पढ़ के आए। पार्टीज इन्वॉल्वड इन ऑडिट पढ़ के नहीं आए। कितने स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं? शाबाश। चलिए, पार्टीज इन्वॉल्वड इन ऑडिट, ठीक है। और जैसा आपके साथ पहले शेयर किया गया था कि सबसे पहले क्लास में हमारा क्विज हुआ करेगा, जिसमें मैं ये चेक करूंगा कि प्रीवियस लेक्चर के कंसेप्ट्स आपने अच्छे से पिक कर लिए हैं कि नहीं। और जो क्लास वाला क्विज होगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसका पर्पस क्या, आपको केस स्टडी के लिए तैयार कराना, ठीक है। इसका लिंक आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। जो लोग और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, लेकिन सिर्फ उसी वक्त पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब तक कि ये लाइव क्विज चल रहा है। जब ये क्विज खत्म हो जाएगा, हमारा क्लास में क्विज एंड हो जाएगा, उसके बाद ग्रुप वाला लिंक काम नहीं करेगा, ये चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक कीजिए तो आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर फर्ज कीजिए किसी वजह से व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं हैं, अभी ऐड हुए, तो फिर आपने क्या करना है, साइट पे जाना है menti.com और उस पर ये जो कोड आपको नजर आ रहा है 16335110, इसको एंटर करना है तो आप ज्वाइन कर लेंगे इस क्विज को, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये जो कोड है ये डेली बेसिस के ऊपर चेंज होता है, हर क्विज का अलग कोड होता है। ठीक है, लाइट्स ऑफ नहीं, ये लाइट ऑफ हो सकती है, थोड़ा व्यू बेहतर हो जाए। सारी बंद हो जाएगी, ये आज जरा उनसे कहिएगा ठीक करवाइए, पहले भी हमने कहा था, उनसे रिक्वेस्ट की थी, था पहले भी, ठीक है। जी 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 बताइए, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। नेट, हाँ ये नेट तो मसला होगा आगे, नेट का तो भी प्रॉब्लम होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। देखने से भी असल मकसद तो सीखना है ना, इंशाल्लाह देखने से भी सीख मिल जाएगी। स्टार्ट करें जी। प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक क्या हमने पढ़ा था, पार्टीज इन्वॉल्वड इन ऑडिट। उसमें हमने स्टडी किया था कितनी पार्टीज हैं और हर पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। असल चीज ये पढ़ी थी, असल चीज ये नहीं थी कितनी पार्टीज हैं, वो तो हमें पहले ही पता था, पहले लेक्चर में सीख लिया था 3 पार्टीज होती हैं। असल चीज क्या पढ़ी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जी जी अच्छा, आपकी आवाज इतनी हल्की है कि मुझे पास आके सुनना पड़ा, थोड़ा सा ऊंची जोर का। हॉटस्पॉट वाला असल में कॉलेज का पता नहीं अभी है, चल रहा है कॉलेज का क्या पासवर्ड। क्लास के बाद जो है ना, वो कॉलेज का पासवर्ड देख लीजिएगा, नेटवर्क उसका पासवर्ड क्या है, ताकि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप एक्सेस कर सके। फिलहाल हॉटस्पॉट अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। कोशिश करें कि पैकेज पुकेज जो है ना वो कोई एक्टिवेट करवा लें, क्योंकि ये तो रोज का काम है, चलता ही रहेगा। स्टार्ट करें जी। सीआरएन आपका पूछा है, आपने सीआरएन लिख लिया है? भाई सीआरएन लिख लिया है। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। Reduce the plan. Audit planning stage of Helios Telecom Limited. The audit manager asked management about internal controls over revenue recognition. CFO replies that internal control procedure are primarily designed and maintained by external auditors, since auditors review the every year. ये मेन कंसेप्ट इसमें है। क्या कह रहा है वो मैनेजमेंट, क्या कह रही है, ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछ रहा है कि भैया आपका इंटरनल कंट्रोल्स क्या है रेवेन्यू रिकॉर्ड करने पे, क्या आपका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है रेवेन्यू में। और मैनेजमेंट उल्टा क्या कह रही है, तो भैया ये तो एक्सटर्नल ऑडिटर आपका काम है। क्या ठीक है ये मैनेजमेंट? The audit manager clarifies the misunderstanding regarding responsibilities in the financial reporting process. Audit manager clear कहता है नहीं भैया क्लियर हो जाओ अपनी responsibilities के बारे में। Which statement best describe the correct responsibility for internal control? Internal control किसकी responsibility है? Management is responsible for designing, implementing and obtaining effective control over reliable financial reporting. Financial reporting means financial statements. Reliable का मतलब वो जो ठीक ठीक हो, true and fair view वाले। ये है correct statement, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। दोनों मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पता है ना क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके जरिए से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है, वो है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं इसको। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है? दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जी इसमें बताइए मेन पॉइंट क्या इसने कंसेप्ट टेस्ट किया है, गलती क्या थी इसमें? क्या कह रहे हैं? व्हाइल डिस्कसिंग द ऑडिट एंगेजमेंट ऑफ क्वांटम रियलिज्म ट्रेनिंग आइटम स्टेट दैट द मेन पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू कंफर्म दैट एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग सिस्टम इज करेक्ट एंड कंप्लीट। एवरी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है क्या? हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन करते हैं, हम ऑडिटर, हम क्या हर एक एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं? नहीं भैया, हम तो मटेरियल ट्रांजैक्शन, मटेरियल आइटम्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारा मकसद 100% या एब्सोल्यूट एश्योरेंस या गारंटी प्रोवाइड करना नहीं होता। क्या प्रोवाइड करना था? रीजनेबल एश्योरेंस। ये बड़ा अहम कंसेप्ट है, रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या है कि तसल्ली बख्श काम किया जाएगा, गारंटी नहीं होगी। क्या किया जाएगा? तसल्ली बख्श का, रीजनेबल एश्योरेंस। करेक्ट, ये भी तकरीबन सबने ठीक बताया। Next visits to audit team to interview certain senior employees involved in anti-money। तो सही किया ना, इंफॉर्मेशन ऑडिटर को देना होती है, लोगों से मिलवाने की क्या जरूरत है? ऐसा है क्या कि मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ऑडिटर जिस एम्प्लॉय से मिलना चाहे उससे अरेंज करवाए मुलाकात? क्या मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक्सप्लेनेशन देना, कि एम्प्लॉयज को एक्सेस प्रोवाइड करना भी? तो यहाँ पे क्या किया उसने? मैनेजमेंट ने कहा एक्सेस रहने दो। मैनेजमेंट ने कहा कि ऑडिटर अकाउंटिंग रिकॉर्ड को चेक करें, हमें से कोई स्टाफ से एडिशनल चीजें ना पूछे, हमें डिस्टर्ब ना करें। हमने आपको ये बोरी दे दी, इसमें सारे साल की इनवाइसेस है, जो मर्जी चेक करते रहे, हमसे ना पूछे। आप चुप करके उधर अपना काम करें, हमें अपना काम करना दे। ऐसे होता है कि ऑडिट? ऐसे ऑडिट नहीं होता। इनवाइसेस को चेक करते हुए कुछ सवाल जो आप पूछने होते हैं, ये खर्चा क्यों किया, किसने अप्रूव किया, वगैरह वगैरह। इसीलिए सिर्फ रिकॉर्ड चेकिंग नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू रेलेवेंट पर्संस विद इन द एंटिटी फॉर ऑडिट। अनरिस्ट्रिक्टेड है मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगे। रिस्ट्रिक्शन क्या मतलब क्या होता है? पाबंदी लगाना। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? पाबंदी लगाना। जैसे आप पे रिस्ट्रिक्शन होती है, क्या रिस्ट्रिक्शन है भाई? कॉलेज में आए तो बस अपनी क्लास में आपने आना है, आपने प्रिंसिपल साहब के रूम में जाके बैठ के तैयारी नहीं करनी। तैयारी करनी है तो लाइब्रेरी में जाके तैयारी करें, प्रिंसिपल साहब के रूम में बैठ के तैयारी नहीं करती। ये क्या? ये रिस्ट्रिक्शन है। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन क्या स्टूडेंट पे लगाई जा सकती है? बिल्कुल, लेकिन इस तरह की रिस्ट्रिक्शन ऑडिटर पे नहीं लगाई जा सकती कि वो एम्प्लॉय से मिल ना सके। नहीं, मिल सकता है, मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी आपके सामने। जल्दी आंसर कर दिया सबने। डिस्कशन ऑडिट ऑफ another profit and new board member claim that once the auditor signs the audit report, the financial statement must be completely accurate with no possibility of error। कहता है एक दफा जब ऑडिटर ने साइन कर लिया, ऑडिटर का काम तो परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी एरर या फ्रॉड नहीं होना चाहिए। कि कोई एरर या फ्रॉड हो सकते हैं, माइनर छोटे छोटे, जिसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं? इमटेरियल। एक होता है मटेरियल, और जो मटेरियल नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं?
इमटेरियल। इमटेरियल यानी छोटे 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 एरर या फ्रॉड स्टिल हो सकता, यानी ऐसा मुमकिन है कि ऑडिटर ऑडिट करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कर दे और उसके बाद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती निकलना शुरू हो जाए। कैसा पॉसिबल है? तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिटर ने ठीक काम नहीं किया, नहीं उसने ठीक काम किया, तो फिर छोटी छोटी गलतियां क्यों निकल रही है? क्योंकि उसने हर ट्रांजैक्शन को थोड़ा ही चेक किया है, क्योंकि उसने 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस गारंटी थोड़ा ही प्रोवाइड की है, उससे तो मटेरियल आइटम्स के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस, मटेरियल आइटम्स को टेस्ट किया। मटेरियलिटी हमारा अहम कंसेप्ट है, ठीक है। ये जो दो अल्फाज है ना, मटेरियल और रीजनेबल एश्योरेंस, ये दोनों इस चीज का सबूत है कि ऑडिटर एक एक ट्रांजैक्शन चेक नहीं करेगा। थोड़ी बहुत गलती फिर भी इंसान है ना हो सकती है, लेकिन ये थोड़ी बहुत गलती कितनी होती है? 5% तक, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर फर्ज कीजिए अगर एक डॉक्टर के पास 100 पेशेंट भेजे और उसमें से 95 ठीक हो गए, 5 की डेथ हो, इसका मतलब वो ठीक नहीं है, ऐसा है क्या? छोटी मोटी गलती भाई किसी ना किसी की, समझ रहे, लिखी भी होती, ठीक है। हाँ अगर उसके पास अगर और 95 की 5 सही हो के वापस आ गए, 95 फारे हो गए, फिर हम कहेंगे नहीं ये सही काम नहीं कर रहा, फिर गड़बड़ है, थोड़े बहुत की खैर है, ज्यादा की नहीं। तो यहां पे अब क्या कंसेप्ट है? द ऑडिट पार्टनर एक्सप्लेन्स दैट डू नॉट रिक्वायर सच लेवल, कह रहा भैया ये 100, ये कहना कि कोई पॉसिबिलिटी ऑफ एरर नहीं होगी, ये समझना कि ऑडिटर 100% एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, ऑडिटर गारंटी देगा, भैया ये ठीक नहीं है। ये हम इंसान, हम भी आखिरकार इंसान हैं, ठीक है। तो कहते हैं इतना लेवल ऑफ एश्योरेंस हम प्रोवाइड नहीं करते। अब मुझे बताइए कोई स्टूडेंट आगे मुझसे कहे सर आपसे पढ़ने को तैयार हूं, शर्त यह है क्या गारंटी दीजिए कि मैं पास हो जाऊंगा, क्या मुझे ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन दे देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। मैंने कहा कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं, ठीक है। और ये मसला सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये हर टीचर के साथ है सर। गारंटी तो कोई भी, कल क्या होगा इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या कह रहा है? ऑडिटर प्रोवाइड्स कंप्लीट वेरिफिकेशन, नहीं गलत। ऑडिटर प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट एश्योरेंस, नहीं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब है परफेक्ट एश्योरेंस, गारंटी 100% एश्योरेंस को एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहते हैं। 100% चेकिंग करने का एब्सोल्यूट एश्योरेंस, जो कि हम नहीं करते, लगभग 95% के करीब चेकिंग करना, इसको कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। तो क्या करेक्ट हुआ? ऑडिटर प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक। अगर मैं आपसे कहूं स्टेटमेंट के अंदर ऑडिट के दो सबसे अहम अल्फाज अंडरलाइन करें, कौन कौन से अंडरलाइन करेंगे आप? एक ये रीजनेबल और एक मटेरियल। ये टेक्निकल अल्फाज है, ठीक है। मटेरियल का मतलब क्या है? बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन। रीजनेबल का मतलब क्या है? 95% तक वेरिफिकेशन, तसल्ली होगी, सेटिस्फेक्शन होगी, एश्योरेंस होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट है ना कंसेप्ट। तो मैं क्विज को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। नॉर्मल जब 4-5 लेक्चर्स के बाद हमें क्विज पे इतना टाइम नहीं लगा करेगा, लेकिन क्योंकि स्टार्ट है, कंसेप्ट बेसिक्स हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये बेसिकली उसने फ्रॉड के कंठाला के कंसेप्ट्स वही है, रीजनेबल एश्योरेंस वाला ही है, लेकिन उसने एग्जांपल कौन सी उठाई? फ्रॉड के। कि क्या ऑडिटर सारे के सारे फ्रॉड प्रिवेंट डिटेक्ट करेगा? नहीं नहीं नहीं, ऑडिटर की बारी तो बाद में आएगी। वो हो सकता है बाजुकात रिस्पॉन्सिबल, बाजुकात पहली बाजी किसकी है? मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की, ठीक है। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉड को प्रिवेंट या डिटेक्ट करने की। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर कोई रिस्क असेस करना, रिस्क असेस, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जो इंडिकेट कर रही हो कि गड़बड़ है, फिर वेरिफिकेशन करेगा आगे, वरना नहीं, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। इसमें एक कंसेप्ट है रिस्क का, लेकिन ये कल के लेक्चर में मैंने रखा हुआ है।
कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ इतना ज़हन में रखिए, देयर इज, लिख ले, बल्कि लिख लें, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड मिसस्टेटमेंट। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, ये तीन अल्फाज कोमा लगा लें इनमें, रिस्क ऑफ एंड अगला लफ्ज मिसस्टेटमेंट, यानी मिसस्टेटमेंट और कंसेप्ट है, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट और कंसेप्ट है। ठीक है। रिस्क का मतलब क्या होता है? खतरा है कहीं हो ना जाए, हो खतरा है कि काम हो सकता है। मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है? एक्चुअली हो गया, एक्चुअली हो गया। कोई पर्सन आंखें बंद करके सड़क क्रॉस कर रहा है, रिस्क है, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट है कि एक्सीडेंट है? रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है। और अगर कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, ठीक है, उसने ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगाते लगाते भी हल्की सी लग गई, उसको टच हो गई, तो ये क्या है? एक्सीडेंट का रिस्क है कि एक्सीडेंट हो गया है? एक्सीडेंट हो गया है। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट और कंसेप्ट है, एक्सीडेंट और कंसेप्ट है। ये बात समझ रहे हैं? रिस्क का मतलब है चांस है कि ये काम हो सकता है, अभी हुआ नहीं, चांसेस हैं, मे भी हो मे भी ना हो सकता है रात के 2 बजे आंखें बंद करके सड़क पर तो ट्रैफिक थी, तो रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट है, लेकिन हो सकता है वो सड़क पार कर मिले। वे समझ रहे? समझाना क्या चाह रहा हूं? रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट अलग कंसेप्ट है, मिसस्टेटमेंट अलग कंसेप्ट है। ठीक है। अगर सीएफओ किसी भी ट्रांजैक्शन की अप्रूवल नहीं कर रहा, कैशियर को कह रहा है जो दिल करे खर्चा करते रहो, रिस्क है क्या? फ्रॉड हो सकता है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा? शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, ये भी उसने केस स्टडी में 2-3 दफा ही करके टेस्ट किया हुआ कंसेप्ट। इसमें मसला क्या है भला? कि बोर्ड मेंबर, यानी बोर्ड मेंबर का मतलब बोर्ड से मुराद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपने शायद लॉ में पढ़ा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये कह रहे हैं ऑडिटर को कि भैया आप एक्सप्रेस करें ओपिनियन किस पे? इंटरनल कंट्रोल पे। ऑडिटर ने हाथ जोड़ दिए, क्यों? कहेगा भाई मैं इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता, मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करता हूं। ठीक है। ऑडिटर कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ऑडिटर एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, नहीं नहीं नहीं, ऑडिटर अंडरस्टैंड करता है, ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट सर, अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या, ओपिनियन का क्या, दोनों एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं है। अंडरस्टैंड करना और है, टेस्ट करना और है। ठीक है। टेस्ट करना एडवांस स्टेज है, अंडरस्टैंड करना बेसिक स्टेज है। तो ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता। किस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। इंटरनल कंट्रोल को ऑडिटर अंडरस्टैंड जरूर करेगा, एवेल्युएट करना मतलब अंडरस्टैंड जरूर करेगा, अंडरस्टैंड जरूर करेगा, लेकिन ओपिनियन एक्सप्रेस और अंडरस्टैंड किस लिए करता है? ताकि देखे, हाँ सजेशन दे सके, और ये भी देखे अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो रिस्क कम है, और अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो रिस्क ज्यादा है। शाबाश, ये भी टेक्निकल कंसेप्ट है, इसको भी लिख लीजिए। आगे लिखे, क्या लिखे? लिखे अंडरस्टैंड ऑफ कंट्रोल इज डिफरेंट फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अंडरस्टैंड ऑफ कंट्रोल, ये 3 अल्फाज अलग कोमा में लगाएं, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के 3 अल्फाज अलग कोमा। अंडरस्टैंड ऑफ कंट्रोल अलग कंसेप्ट है, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? अलग कंसेप्ट है। चलिए थोड़ी अगर आप इजाजत, अब ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के साथ माजरत, क्यों भला? क्योंकि वो इंतजार कर रहे होंगे कि सर जल्दी जल्दी आगे क्वेश्चन करवाएं, वो बेचारे लटके होंगे, आधा घंटा हो गया, कुछ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।
ठीक है, तो ये 2-3 दिन के लिए माजरत, क्योंकि अभी इसमें आपको सिस्टम के साथ फेमिलियर करवाना है और कुछ बेसिक कंसेप्ट है इसलिए, वरना इसके बाद हमारे इंशाल्लाह 12 से 15 मिनट में क्विज निमट जाया करेगा। ठीक है, 12 से 15 मिनट में क्विज निमट जाया करेगा, बल्कि उसमें क्वेश्चन भी ज्यादा हुआ करेंगे। ठीक है, मैं समझाने के लगा था। हाँ, छोटी छोटी एग्जाम्पल, किसकी एग्जाम्पल वाला, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये कैशियर है भाई, मैं ऑडिटर हूं, मैं आपने मुझे बताना ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल, बताऊंगा नहीं समझाऊंगा वो एग्जाम्पल के जरिए। ए भैया, सीएफओ हर पेमेंट से पहले अप्रूवल लेते हो सीएफओ की? क्या आप हर पेमेंट से पहले सीएफओ, क्या आप बताइए सीएफओ की अगर अप्रूवल ली जाती है, ये गुड इंटरनल कंट्रोल के बैड इंटरनल कंट्रोल? ये इंटरनल कंट्रोल है। सीएफओ से अप्रूवल लेते हो? निकाल लेते हो, एक ही है। ये क्या है? अंडरस्टैंड। अच्छा, ये जरा आज जितने भी ट्रांजैक्शन है मुझे उसकी डॉक्यूमेंट्स निकाल के चेक कराओ अप्रूवल है कि नहीं। ये क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मैं पूछा, आप क्या हर मंथ एंड पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं? अंडरस्टैंड ऑफ कंट्रोल। मैंने कहा जी बनाते हैं, लाएं चेक कराएं पिछले महीने की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चेक करवाएं बन रही है कि नहीं एक्चुअली। ये क्या? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अंडरस्टैंड ऑफ कंट्रोल अलग कंसेप्ट है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल अलग कंसेप्ट है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल से भी एक आता है, अब दिल में आता है कंसेप्ट आते जाते हैं बताते जाए, आपको थोड़ा सा आपको एडवांस तो लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल से भी दो हाथ आगे की एक चीज है, जैसे एक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, उससे आगे क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और उससे आगे क्या है? ओपिनियन ऑन कंट्रोल, वो भी लिख लें। ओपिनियन, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल आप अपनी ऑडिटर अपनी मर्जी से किसी एरिया पे चाहे करे, किसी पे ना करे, जिस पे दिल किया किया टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जिस पे दिल किया ना किया, तो इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और अगर ऑडिटर हर एरिया के इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करे और 95% तक टेस्ट करे, इसे कहते हैं ओपिनियन ऑन कंट्रोल। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल से भी है। ये चीज पाकिस्तान में नहीं होती। ये चीज पाकिस्तान में अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल होता है, ये तो लाजमी है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी होता है, ये लाजमी नहीं है, चाहे ऑडिटर करे चाहे ना करे। और ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल कभी भी नहीं होता पाकिस्तान में। फिर से बताइए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल जरूर होता है ऑडिट में। पाकिस्तान में जो भी ऑडिट होते हैं आईएसएस के मुताबिक या बाकी, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल जरूर है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मर्जी है, चाहे करो चाहे ना करो। और ओपिनियन ऑन कंट्रोल नहीं है। और इनमें फर्क क्या है? अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल हल्का फुल्का समझना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल थोड़ा जरा चेकिंग करना, थोड़ी बहुत चेकिंग करना, और ओपिनियन ऑन कंट्रोल डिटेल चेकिंग करना। कहता है डिटेल करना ही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करो, इंटरनल कंट्रोल ना करो, तुम ऑडिटर हो, मैनेजमेंट नहीं हो। भाई बात कुछ कुछ समझ आ रही है? 3 अल्फाज में आहिस्ता आहिस्ता कंसेप्ट ऐड हो रहे हैं, इनको लिखते जाए, साथ साथ घर जाके रिवाइज करना है। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जी करेक्ट। हाँ शाबाश, एक्सपेक्टेशन मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशन गैप, सिंपल था, इसको क्या एक्सप्लेन करना। चले जी लास्ट क्वेश्चन। जी ट्रेनिंग सेशन में क्या हुआ जी? की पार्टीज कौन कौन सी की पार्टी? मैनेजमेंट है, ऑडिटर है, यूजर। शाबाश। तो ये सी क्यों गलत का? एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, रेगुलेटर, लेंडर। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, रेगुलेटर लेंडर नहीं, ये वाला, ये कॉम्बिनेशन है, ये है एक्चुअल पार्टीज। चलिए जी, अब आते हैं हम अपने टॉपर्स की तरफ। शाबाश, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट की पहली पोजीशन। ना करें यार, इसने और लिखा है।
शाबाश, फर्स्ट पोजीशन किन की है, प्राइज लीजिए। ये ऑनलाइन वाले ने अच्छा किया, शाबाश शाबाश। अब ये ऑनलाइन वाले को प्राइज कैसे देंगे, जैज कैश, शाबाश। ठीक है, ग्रुप में जाइएगा, ये ऑनलाइन वाले भाई जिनका प्राइज आया है ये अपना स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, एक तो ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ से उन्हें अप्रिसिएशन होगी है, दूसरे स्टूडेंट्स अब देखेंगे फर्स्ट प्राइज है थम अप करेंगे, यस। और ये भाई क्या करेंगे, उनको जैज कैश का प्राइस के जरिए से प्राइस शेयर करेंगे। सेकंड पोजीशन, शाबाश दीजिए। थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ये 50-50 तो पिछले सेशन में देते, कितनी महंगाई हो गई है, खुदा का खौफ करें यार, खजानों के मुंह खोल दे यार, हैं वो जो अरबों रुपया दफन किया हुआ है ना हमने, आज खोद के निकालना है। ठीक है, प्राइस तो डबल कर दें यार, 120 कर देंगे कल से इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलिए अब चलती है था हमारा क्विज हो गया एंड। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। उससे पहले आपने कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो प्रीवियस लेक्चर में तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा ये एक मैंने बताया था, हम अपने डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर का ना एक माइंड मैप होगा जो आपके साथ शेयर किया करेंगे। ठीक है, किताब में जो कुछ लिखा हुआ उसमें तो किताब में बहुत सी चीजें लिखी होती है, तो जो उसका मगज होता है ना, किताब में जो कुछ लिखा हुआ उसका मगज क्या कहना चाहिए, उसे समरी कहना चाहिए, कोर कंसेप्ट कुछ भी कह ले, वो सारा निकाल के हम थोड़ा अरेंज करते हैं और एक माइंड मैप की शक्ल में आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। ये माइंड मैप डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा क्लास से पहले। किससे पहले, क्लास से कोई 15 मिनट पहले आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप जब क्लास में आए बैठे तो फिर मोबाइल ना देख रहे हो, बताया था ना, बल्कि क्या करें, ये माइंड मैप अपने नोटबुक में कहीं पे छाप दें। इसका फायदा क्या होगा, वैसे हम कोशिश करेंगे पहले कर दे, बल्कि चले खैर कम से कम 15-20 रात में कर दें, ताकि आप रात में इसको बना के सुबह क्लास में इसको देख, तब तक आपके माइंड में कुछ ना कुछ अल्फाज रह भी जाएंगे। तो बहरहाल ये आपने, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर आपने इसको बना लिया, क्लास में लेक्चर समझ लिया और एक दफा किताब पढ़ ली, उसके बाद दोबारा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, बस इस माइंड मैप को देख लें, इसी से आपकी रिवीजन हो जाया करेगी। यानी ये आपका किताब का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, लेकिन एक दफा किताब पढ़नी लाजमी है ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, और बाद में भी अगर आपको लगे कि कोई चीज भूल रही है तो उसको किताब पढ़ ले, ये नहीं है कि किताब को बिल्कुल ही फेंक देना, नहीं। ठीक है, क्योंकि डिटेल तो बहरहाल किताब में, एक्सप्लेनेशन किताब में, यहाँ पे टू दी पॉइंट बातें। यानी ये वो चीजें हैं कि अगर आप सिर्फ यही कवर करके एग्जाम में चले जाए तो इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं किताब पढ़नी नहीं, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन किताब में होती है, तो बाज़ औक़ात ज्यादा मार्क्स के साथ एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है, तो उसके लिए फिर आपको बुक रेफर करना पड़ती है। लेकिन एक दफा किताब आपने पढ़ ली तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह जरूरत नहीं होगी, फिर आप सिर्फ ये माइंड मैप भी कवर कर लें तो काफी है। डन जी, ये ग्रुप में भी हमने शेयर कर दिया होगा भाई ने, अगर लेकिन कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, पिक्चर लेना चाहें तो वो पिक्चर ले सकता है। इसी को हमने व्हाइट बोर्ड पे भी वो छापा होता है, लेकिन जाहिर है वो कंप्यूटर की राइटिंग और होती है, तो हमारे जो टीए भाई है उनकी राइटिंग में थोड़ा सा फर्क तो होगा। कंटेंट यही है, स्टाइल यही है, सिर्फ राइटिंग का थोड़ा सा फर्क होगा। ठीक है, वो हम थोड़ा उधर स्टडी करते हैं। डन जी, चलिए अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, ये एक रेड मार्क कर दीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर, भाई कोई चीज तो होगी जो समझ में नहीं आई, कि कुछ भी समझ नहीं आया, सब समझ आ गया, पक्की बात है। ऑडिट में कितनी पार्टीज होती हैं, 3। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करें, ये कहना चाहते हैं तो कहें ना, फिर ओ कोई नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, टू दी पॉइंट बात बता दे फिलहाल, क्योंकि मुझे पता है बेसिक कंसेप्ट है, अभी आपने रटे शटे लगाने होंगे, मेन पॉइंट्स के बेसिक कंसेप्ट बता दे। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना, किस चीज की,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करनी है कि नहीं, शाबाश, चलिए ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था। फर्स्ट लेक्चर में तो हमने सीखा ओरिजिन ऑफ ऑडिट, ऑडिट कैसे ओरिजिनेट हुआ। हमने कहा जी कंपनी आई, कंपनी का कंसेप्ट आया, उसमें मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स अलग थे, दोनों में कन्फ्लिक्ट अराइज होता था। मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को 2 नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया करती थी, शेयर होल्डर परेशान होते थे। फिर उन्होंने एक अलग प्रैक्टिशनर यानी एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके उन्हें बताया करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। फिर हमने इसके बाद स्टडी किया कि अब ऑडिट प्रोफेशन इतना ग्रो हुआ कि अब बहुत सी कंट्रीज में ये रिक्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि कंपनी के केस में जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को सेंड नहीं की जाएंगी। ये सीला में भी आपने पढ़ा होगा कि ऑडिट रिपोर्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करके शेयर होल्डर को भिजवाना है, ठीक है, कॉपी सेंड। तो फिर इसके बाद हमने एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट स्टडी किए थे। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा था थोड़ा सा टेक्निकल, फिर क्या कि पार्टीज कौन कौन सी ऑडिट में, हमने पता चला 3 पार्टीज है, मैनेजमेंट, ऑडिटर और यूजर्स। यूजर से मुराद कौन लोग हैं? यूजर से मुराद यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, यानी वो लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और उसकी बेस पे कुछ ना कुछ फैसला करते हैं। यूजर्स बहुत से हो सकते हैं, सबसे अहम यूजर कौन से हैं? शेयर होल्डर्स। हमने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी, ठीक है जी। आज हम इससे आगे चलते हैं। ये ना जो चैप्टर 1 है ये आपके बेसिक कंसेप्ट बिल्ड कर रहा है, ठीक है। बेसिक जैसे होता है ना कोई नावल या कोई प्ले होता है तो उसमें पहले स्टार्ट में बताते हैं भैया इस प्ले में ये कैरेक्टर हैं, ये है, ये इसका बाप है, ये इसका बेटा, ये इसकी ये उम्र है, ये बादशाह है, ये इसका वजीर है। होता है ना, वो बचपन में पढ़ते थे ऐसे, या वो क्या वो शेक्सपियर के प्लेस जो होते हैं उनमें नॉर्मली स्टार्ट में इस तरह के बताया नहीं, चले होता है ऐसे किरदार पहले। तो उसी तरह ये समझे प्रॉपर ऑडिट नहीं भी स्टार्ट हुआ, अभी आपको सिर्फ ऑडिट के जो मुख्तलिफ कंसेप्ट है ना उनके साथ इनका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि भैया ये कंसेप्ट है, इसका ये मतलब है, ये कंसेप्ट है, इसका ये मतलब है। आज हम जो कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हु इज गुड ऑडिटर। एक अच्छा ऑडिटर कौन है? सिर्फ यही कंसेप्ट, कुछ भी नहीं करना। आज हमने सिर्फ एक ही कंसेप्ट पढ़ना है, और कंसेप्ट क्या पढ़ना है? अच्छा ऑडिटर कौन होना चाहिए। मुझे याद है मैं जब बीकॉम का स्टूडेंट था तो ये हमारी बीकॉम की भी ऑडिट, उसमें भी ऑडिट पढ़ाया जाता है उसमें, लेकिन ये 20 नंबर का सवाल आया करता है, हु इज गुड ऑडिटर। और हमारे टीचर ने बीकॉम स्टाइल आपको होता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन का स्टाइल अलग होता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का स्टाइल अलग होता है। हमारे टीचर आए और आते हैं उन्होंने एक ऐसा जुमला बोला कि सारी क्लास 20 में से 15 नंबर लेने के काबिल हो गई उस एक जुमले की वजह से। क्या उन्होंने कहा? गुड ऑडिटर कौन है भाई? गुड ऑडिटर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, अच्छे ऑडिटर में क्या खसूसियात होनी चाहिए। उन्होंने कहा जो कायदे आज़म में खसूसियात थी वो सारी अच्छे ऑडिटर में होनी चाहिए। अब सोच लें क्या क्या खसूसियात, जो अच्छी खसूसियत है लिख दो। ऐसे 20 नंबर ऐसे आते थे बीकॉम में, हाईकॉम में है? लेकिन सीए में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में हम वो बात करते हैं जो स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। स्टैंडर्ड ने क्या कहा? स्टैंडर्ड ने कहा 3 चीजें हैं दुनिया के, अगर आप ऑडिटर बनना चाहते हैं ना, आप अपने अंदर 3 चीजें पैदा कर लें। अगर ये हैं तो आप ऑडिटर बन सकते हैं। इसमें से एक चीज भी मिसिंग है, आप ऑडिटर नहीं बन सकते। आप ऑडिटर नहीं बन सकते। 2 चीजें तो इसमें ऐसी हैं जो कि आप आसानी से मान लेंगे, तीसरी चीज के ऊपर आप आर्गुमेंट करेंगे, कहेंगे नहीं सर ये कुछ अच्छी बात नहीं लगती। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? अच्छे ऑडिटर में कितनी खसूसियात होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 3 खसूसियात। कौन कौन सी? पहले इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, अच्छे ऑडिटर के क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरी खसूसियत क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट। अच्छे ऑडिटर को क्या करना? अच्छे ऑडिटर को इस काबिल होना चाहिए कि वो प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करे, कि वो जजमेंट अप्लाई करे। तीसरी चीज क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छे ऑडिटर में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होनी चाहिए। तो अच्छे ऑडिटर में क्या 3 खसूसियात होनी चाहिए? इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इंडिपेंडेंस,
प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये तीनों कंसेप्ट हमारे ऑडिट के अहम कंसेप्ट में से हैं। जैसे मटेरियलिटी का कंसेप्ट हमारे ऑडिट के मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट में से है, रीजनेबल एश्योरेंस का कंसेप्ट हमारे ऑडिट के मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट में से है, उसी तरह ये तीन कंसेप्ट भी, इनको अच्छे तरीके से समझ, देखिए लिखा क्या हुआ वो मैं ना भी पढ़ाऊं ना तो आप इतने प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हैं, आप कहेंगे सर हम रट्टा मार लेंगे, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद क्या है, आपको केस स्टडी के लिए तैयार करवाना, क्योंकि हमने स्टडी किया था, केस स्टडी का पोर्शन है, उसके लिए हमने कंसेप्ट को समझना है, और समझना कैसे है, एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो अब मैं तीनों कंसेप्ट आपको समझाने लगा हूं एग्जाम्पल्स के साथ, कोशिश करूंगा वही अल्फाज यूज करूं बार बार जो किताब में हुए, ताकि जब आप रीड करें, जब आप याद करें ना, तो आपको ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग ना आए, अनफेमिलियर फीलिंग ना आए, आपको लगे फेमिलियर है, ठीक है। पहला कंसेप्ट इंडिपेंडेंस। अच्छे ऑडिटर में क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो पर्सन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहा है, उसका ताल्लुक ना शेयर होल्डर से, यूजर से होना चाहिए, शेयर होल्डर से, और ना ही मैनेजमेंट से होना चाहिए। खास तौर पे मैनेजमेंट से तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए ना, खास तौर पे। शेयर होल्डर चलें फिर भी कुछ कोई स्टूडेंट्स आर्गू कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि ऑडिटर का अपने क्लाइंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। क्लाइंट किसको कहते हैं, क्लाइंट किसको कहते हैं, एक सर टर्म मैं बोलूंगा बार, क्लाइंट किसको कहते हैं, जिसका आप ऑडिट, जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उसे क्लाइंट कहते हैं हम। ये प्रैक्टिस में टर्म बोली जाती है, प्रैक्टिस में, ठीक। अच्छा मुझे बताइए, क्या ऑडिटर और क्लाइंट के जो मैनेजमेंट है, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट होगा तो सही तरीके से चेकिंग करना। ये तो बिल्कुल वही बात, क्या पुलिस वाले और मुलजिम के दरमियान में कोई ताल्लुक होना चाहिए, मैं अच्छा ताल्लुक होना चाहिए। मुलजिम को चाहिए वक्तन फक्तन पुलिस वाले को तोहफे दे, तोहफा देने से क्या तोहफा देना बुरी बात है, तोहफा देना तो फिर क्या एतराज है आपको। अगर एक मुलजिम पुलिस वाले को तोहफा दे रहा है तो क्या एतराज है, अच्छी बात है, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है, अच्छी बात है। हाँ, और देखा इसका मतलब क्या है, वो पुलिस वाला फिर अच्छे से अपना काम नहीं करेगा। अमूमी तौर पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मल जिंदगी में अच्छी समझी जाती हैं, लेकिन हम ऑडिटर्स को उसकी इजाजत नहीं है, हमें अपने क्लाइंट से कोई तोहफा लेने की इजाजत नहीं है, कोई यारी दोस्ती क्लाइंट के साथ नहीं रख, सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप रख सकते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रख सकते। ईद आए, ईद मुबारक कह दो क्लाइंट को, ये ओके है, हाँ, लेकिन उसे ईद ही नहीं मांगनी, या वो कहे सर ईद मिलन पार्टी है, सर आप भी आ जाए हमारी पार्टी में, नहीं, ठीक है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना है, पर क्योंकि अगर किसी किस्म का रिलेशनशिप होगा तो फिर वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। क्या इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ऑडिटर का कोई रिलेशनशिप ना हो किसी भी किस्म का क्लाइंट के साथ, किसी भी किस्म का। क्या फाइनेंशियल किस्म का इंटरेस्ट हो सकता है, फाइनेंशियल मतलब लेना देना हो, मतलब ऑडिटर ने क्लाइंट कंपनी के जिसका ऑडिट कर रहा है उसके शेयर्स खरीद ले, नहीं। तो जरा सोचें, अगर ऑडिटर के पास क्लाइंट के शेयर हों तो ये ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्या गड़बड़ होगी इसमें, साबित करें। क्योंकि फिर ऑडिटर भी कोशिश करेगा क्लाइंट का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, वो जो गलतियां प्रॉफिट को बढ़ा रही होंगी उनकी तरफ से आंखें बंद कर लेगा, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ने का फायदा उसको भी मिल रहा होगा। क्यों उसको मिल रहा है, वो भी शेयर होल्डर, तो वो अच्छा ऑडिटर तो नहीं ना। तो किसी किस्म का फाइनेंशियल इंटरेस्ट, क्या क्लाइंट से लोन ले सकता है, हैवी लोन। क्लाइंट ने कहा सर दूसरों को तो हम बड़ा चेकिंग करके फिर 10 मिलियन का लोन देते हैं 10% रेट पे, आपको हम बगैर चेकिंग के 100 मिलियन का लोन देते हैं 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। क्या ये लोन की ऑफर ऑडिटर को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? ये कौन सा इंटरेस्ट है? किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट, कोई रिलेशनशिप ऑडिटर का क्लाइंट के साथ नहीं होना चाहिए। ये मेन कंसेप्ट हम सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल क्या, किसी किस्म का फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी एग्जांपल क्या, किसी किस्म का पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। पर्सनल रिलेशनशिप क्या मतलब कि ऑडिट टीम में हमारा जो सबसे सीनियर पर्सन है ना, वो कौन होता है भला?
एंगेजमेंट पार्टनर। ऑडिट टीम के अंदर, क्रिकेट टीम के अंदर सबसे सीनियर पर्सन को क्या बोलते हैं? कैप्टन। और जो दूसरे नंबर पे होता है वाइस कैप्टन, और बाकी खिलाड़ी। तो हमारे जो ऑडिट टीम होती है इसके अंदर जो सबसे सीनियर पर्सन होता है उसे बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर या ऑडिट पार्टनर, क्या बोलते हैं? या ऑडिट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर। और दूसरे नंबर पे जो पर्सन होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑडिट मैनेजर। ऊपर पार्टनर, नीचे मैनेजर। स्ट्रक्चर डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट है। कुछ फॉर्म में दूसरे नंबर वाले बंदे को डायरेक्टर भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर मैनेजर। मैं एग्जाम तक फोकस रहूंगा। देखें, प्रैक्टिस में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन जो चीजें आई कैप टेस्ट जो सिलेबस में नहीं है, टेस्ट नहीं कर रहा, जो टर्म्स आई कैप पेपर में यूज नहीं कर रहा, क्या मुझे खुद बताएं क्लास में बोलनी चाहिए? नहीं तो मैं अगर कहूँ मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस में क्या चल रहा है, तो आप खुश नहीं होंगे? खुश हो, लेकिन इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अगर एक ही चीज के दो दो तीन तीन मैं तरीके आपको बताऊंगा, प्रैक्टिस में ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये भी चलता है। अब पूरे ऑडिट में कहीं पे टिक्कू ऑडिट एक्सप्लेन नहीं किया हुआ क्या है, और प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा क्या होता है? टिक्कू ऑडिट। अब ये टिक्कू ऑडिट है, टिक्कू ऑडिट अब मैं आपको समझा दिया। आप अगर एग्जाम में लिखा है वो माइंड करेगा। ये कभी बताऊंगा आपको टिक्कू ऑडिट क्या होता है। टिक से निकला, टिक। आंखें बंद करके टिक करते हैं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं सर, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये होता है टिक्कू ऑडिट। चेक किए बगैर ही जब सब कुछ साइन करके दे दे तो इसको क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस ही होता है। लेकिन मैं क्लास में थोड़ी सिखाऊंगा। ये कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिस वाले गुरु आपको सिखाएंगे। प्रैक्टिस के गुरु अलग है, ठीक है वो। हाँ, जो चीजें जरूरी है एज पर ISAS, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो बाज़ औक़ात गुरु होते हैं ना, अब टेक्स्ट पढ़ लें, पूरे टेक्स्ट में मुझे बताएं कहना नहीं चाहिए रमजान। कहीं पे उसने बताया है कि आपने अगर रिटर्न अपनी कोई रिटर्न की फाइलिंग या कोई ऑर्डर है उसको एक्सटेंड करवाना है तो किसको कितने पैसे देने हैं? नहीं। अभी क्या आपको क्लास में आपको सिखाना चाहिए? सिखाना भी नहीं सिखाना चाहिए। प्रैक्टिस में भी जाके आप ना ही सीखें तो अच्छा है, ठीक है। हाँ, तो वापस आ जाएं। क्या बता रहा, पता नहीं बात कहीं से कहीं निकल जाती। कहाँ पे थे हम? टिक्कू ऑडिट से भी पहले। हाँ, पहले नंबर पे एंगेजमेंट पार्टनर, दूसरे नंबर पे मैनेजर, और तीसरे नंबर पे जो बाकी खिलाड़ी होते हैं उन्हें कहते हैं टीम मेंबर। टीम मेंबर। अच्छा, बाकी टीम मेंबर में भी कुछ टीम मेंबर ऐसे होते हैं जो थोड़े पुराने होते हैं, कुछ नए होते हैं। जैसे क्रिकेट टीम में भी ऐसा होता है ना, वैसे फर्क नहीं पड़ता, इससे परफॉर्मेंस सबकी एक जैसी है। लेकिन फिर भी कुछ होते हैं जो उम्र के लिहाज से सीनियर होते हैं, कुछ दरमियाने सीनियर, सेमी सीनियर होते हैं, और कुछ जूनियर होते हैं, ताजा भर्ती होना है, ठीक है। उसी तरह टीम में भी बाकी की जो टीम होती है, ऊपर पार्टनर, फिर मैनेजर, फिर उसके बाद बाकी की टीम में 3 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से? सीनियर, सेमी सीनियर और जूनियर। तो जरा गैस कीजिए, अगर कभी सीनियर और जूनियर की बात में कंफ्लिक्ट आए, किसकी बात मानी जाती है? सीनियर की। सीनियर और मैनेजर की बात में कंफ्लिक्ट आए, मैनेजर और पार्टनर में कंफ्लिक्ट आए, शाबाश, कर लिया कंसल्ट। आगे चलते हैं। तो बताइए, क्या पार्टनर और CFO भाई हैं? चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो गए, इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो गए, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, अगर मैं पार्टनर जो है, पार्टनर, हस्बैंड, CEO, वाइफ, ये तो बड़ा अच्छा ऑडिट होगा ना। घर के बाहर घर जैसा माहौल है, ये अच्छी बात नहीं है? लिखा था ना होटल के ऊपर, घर से बाहर घर। तो घर से बाहर घर जैसा माहौल, क्या पार्टनर, हस्बैंड पार्टनर है फर्म का, और जो वाइफ है वो क्लाइंट में CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, चलेगा? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? इंडिपेंडेंस नहीं है। तो ऑडिटर को क्लाइंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल लेवल पे भी होनी चाहिए, पर्सनल लेवल पे भी, और एम्प्लॉयमेंट कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या? क्लाइंट का एक एम्प्लॉय है, क्लाइंट उसी को कहता है, ए मेरे एम्प्लॉय, तुमने CA किया हुआ है? एम्प्लॉय कहे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। है, बिल्कुल है। कंपनी में एम्प्लॉय भी तो हो सकता। अच्छा, अगर तुम ऑडिट कर दो, क्या एम्प्लॉय को ऑडिट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। याद रखे, अगर क्लाइंट ने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना एम्प्लॉय रखा है तो उसको चाहे वो सारा काम कह दे जो एक्सटर्नल ऑडिटर करता है, तो भी उसको हम
एक्सटर्नल ऑडिट नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। जब ऑडिटर अपने किसी जब क्लाइंट अपने किसी एम्प्लॉय से ऑडिट करवाए उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट। और जब क्लाइंट बाहर के फर्म से ऑडिट करवाए उसे क्या कहते हैं। हम कौन से वाला ऑडिट पढ़ रहे हैं, इंटरनल के एक्सटर्नल। सारी दुनिया बताएं किसकी बात पे एतबार करते हैं, शाबाश। इसलिए अच्छा, जब कभी मैं लफ्ज बोलूंगा ना ऑडिटर, सिर्फ ऑडिट, इससे मुराद क्या होगा, एक्सटर्नल ऑडिटर। यानी अगर मैं आपसे कहूं कंसेप्ट समझ रहे हैं तो मुझे बताएं, एक लफ्ज में फर्क बताना है, एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर में फर्क बताइए एक लफ्ज में। इंडिपेंडेंस। एक्सटर्नल ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनी, बट इंटरनल ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनी। तो बताइए सारी एग्जांपल के बाद क्या आप एग्री करते हैं कि ऑडिटर यानी एक्सटर्नल ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंस। डन जी, एग्जाम्पल के साथ समझ लिया। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कंसेप्ट हम क्या, दूसरी चीज क्या आनी चाहिए एक्सटर्नल ऑडिटर में, प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या है, देखिए वालिदैन जो होते हैं ना, वालिदैन उनकी कोशिश होती है कि जिंदगी में जो उन्होंने टफ टाइम देखा है, जो धोखे खाए हैं, जो ऊंच नीच से गुजरे हैं, उनके बच्चे, उनकी औलाद उस ऊंच नीच से ना गुजरे। तो उनको कुछ ना कुछ एडवाइसेस करते रहते हैं, भैया ये करना, भाई मोटरसाइकिल लेके जाओ, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, ठीक है, वन व्हीलिंग नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है, इशारे पे रुकना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं सफर पे जाओ तो जो अजनबी होंगे उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करनी। अगर फैमिली में कहीं से मिलो जुलो किसी के साथ तो घर की बातें नहीं, ये अच्छी बात है, ये आप उनके ऊपर अमल भी करेंगे। लेकिन देखें हर एक जनरेशन का अलग दौर होता है, तो क्या मुमकिन है कि इन सारे एडवाइसेस के बावजूद जो आप लोगों को आपके वालिदैन की तरफ से मिली, आपको अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे मसाइल फेस करना पड़े जो आपके वालिदैन को ना करना पड़े हो, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया की क्या प्रॉब्लम्स हैं, भाई रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, ये हमारे वालिदैन को, हमारी जनरेशन जो थी ना, उसके वालिदैन को पता था, लेकिन सोशल मीडिया की क्या प्रॉब्लम्स है ये नॉर्मली उनको नहीं पता होता। तो वो तो हमें जो दूसरी प्रॉब्लम जिंदगी में उनके बारे में गाइड कर दिया, सोशल मीडिया के बारे में गाइड नहीं कर, क्यों, क्योंकि वो उनके दौर में था नहीं। उसी तरह अब एआई का दौर है, अब एआई के दौर की अपनी प्रॉब्लम्स है। सवाल मेरा सिंपल ही है, अगर फर्ज कीजिए आपके वालिदैन ने आपको कोई एडवाइसेस दी और आपको वो सिचुएशन कोई फेस करना पड़ती है, वैसे आप क्या करेंगे, आप टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सॉल्यूशन फॉलो करेंगे जो वालिदैन ने बताया कि अपना तजर्बा करेंगे, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सॉल्यूशन, शाबाश। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ती है जिसके बारे में आपको नहीं बताया गया, वहां क्या करेंगे, सवाल ये है। अपनी अकल लगाएंगे, अपना तजर्बा लगाएंगे, जो कुछ आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है उसको सामने रखते हुए खुद डिसाइड करेंगे इस सिचुएशन में आपने क्या करना है। इसे कहते हैं जजमेंट। इसे दो अल्फाज है, एक है कंप्लायंस, एक है जजमेंट। कंप्लायंस का मतलब क्या है, जो आपको कहा आपने उसके ऊपर अमल करना है, यह है कंप्लायंस। और जजमेंट क्या है कि जो सिचुएशन है इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया गया, अब आपने फौरी तौर पे फैसला करना है, अब क्या करें, अब क्या करें। जितना आपने आज तक सीखा है, जो ट्रेनिंग में सीखा, जो क्लासरूम में बैठ के सीखा, जो किताबें पढ़ के सीखा, जो आपकी समझ बूझ है, उस सब को लगाएं और फिर फैसला करें। इसे कहते हैं जजमेंट, इसे कहते हैं जजमेंट। डन जी। तो ऑडिटर, क्योंकि याद रखिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हुए हैं, आईएफआरएस पता तो है। आईएफआरएस में क्या लिखा होता है, आईएफआरएस में लिखा हुआ है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को क्या बोलते हैं, आईएफआरएस। उसमें क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है। क्या अकाउंटेंट के स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल, ऑडिटर के भी हैं कि नहीं है, गैस करें।
ऑडिटर्स के भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उन्हें कहते हैं ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। वो भी उसी तरह की एक बुक जैसे अकाउंटिंग की बुक होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा है? हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है? हाउ टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें बताया इन्वेंट्री हो तो ये वेरीफाई करना इस तरीके से, डेटर्स हो तो इस तरीके से वेरीफाई करना, ठीक है। तो ये तो जब तो हमें अपने ऑडिट, जरा गौर से सुनेगा कंसेप्ट, अगर हमने ऑडिट में ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, तो हमने अपनी अकल नहीं लगानी, क्या करने? कंप्लायंस करनी। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती हम फेस करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई, क्योंकि याद रखिए ऑडिट स्टैंडर्ड क्या है? 2-2.5 हजार सफ़ों की किताब है। क्या उसमें दुनिया के हर क्लाइंट की हर सिचुएशन का जिक्र होगा? नहीं होगा, मुमकिन ही नहीं। 2-2.5 हजार सफ़ों में आप दुनिया की हर क्लाइंट कंपनी के हर ऑडिट सिचुएशन का हर मसला डिस्कस करते हैं, मुमकिन ही नहीं। तो उन्होंने ज्यादा वाले अहम वाले डिस्कस किए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस टाइप, लेकिन हर सिचुएशन डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या समझा रहा है कि अगर आपको अपने ऑडिट में कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ेगी जो कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में जिक्र नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पहली ऑप्शन आप कहेंगे इसमें तो कुछ भी नहीं करना क्योंकि लिखा ही नहीं हुआ। दूसरी ऑप्शन आप टास्क करके फैसला करेंगे क्या करना है। तीसरी ऑप्शन अपनी प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करेंगे। प्रोफेशनल, तो ये प्रोफेशनल जजमेंट आप में, ये डिसीजन मेकिंग पावर है, ये जजमेंट, ये फैसला करने की ताकत है जजमेंट, कि आप अनसर्टन सिचुएशन के अंदर क्या फैसला कर सकते हैं कि नहीं। और वो फैसला किस बेस पे करना है? वो टास्क की बेस पे नहीं करना, वो कड़बकड़ बमे वो करके नहीं करना। वो कैसे करना है? अपने ऑडिट नॉलेज, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की बेस पे। ये है प्रोफेशनल जजमेंट। आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में एक जगह पे लिखा हुआ है, अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट करें और उसकी बैलेंस शीट में डेटर्स हो ना, डेटर्स, तो आपने उनको डेटर्स को लेटर लिखना है। ए डेटर, कंपनी ने तुमसे इतने पैसे लेने हैं, तुमने बताओ कितने पैसे देने। ये इसको बोलते हैं कंफर्मेशन लेटर सेंड करना, ठीक है। लेकिन आप एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए, क्लाइंट ने कहा सर जी ये कुछ डेटर्स को तो लेटर सेंड कर लें, ये 2-3 डेटर्स हैं, इनको लेटर सेंड ना करें, इनके साथ हमारा झगड़ा चल रहा है। अब देखें, एक रिक्वायरमेंट थी, बाकी सिचुएशन में आपने अप्लाई कर दी, एक तो सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सके। अब क्या करना चाहिए? क्या इन डेटर्स को जिनके साथ झगड़ा चल रहा है बिल्कुल छोड़ दें? अब बताएं, अब आप कैसे साबित करेंगे कि ये डेटर जेन्युइन है? कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं कर सकते। अब आप जो सोच रहे हैं ना कि मैं कैसे, ये है जजमेंट, ये है जजमेंट। कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने जो गाइडेंस दी थी वो हम सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते, किसी वजह से रिक्वायरमेंट को अप्लाई नहीं कर सकते, कंप्लाई नहीं कर सकते। अब क्या करें? गैस कर सकते हैं क्या लिखा होगा स्टैंडर्ड में, या प्रैक्टिस में क्या किया जाता होगा ऐसी सिचुएशन में? नहीं, डेटर को वेरीफाई कर रहे हैं, उसका इन्वेंटरी से ताल्लुक ही नहीं। इनवाइसेस देख लेंगे। अच्छा, कौन सी इनवाइसेस? सेल इनवाइसेस के परचेज इनवाइस? सेल, ओके। अब परचेज इनवाइसेस भी होती है ना, मैं समझा शायद परचेज इनवाइस ना कह रहे हो। तो एग्जाम में जब कभी आइंदा आपने लिखना है, वादा करें इनवाइसेस लिखेंगे, तो चूंकि सेल इनवाइस भी होती है, परचेज इनवाइस भी होती है। ड्राफ्टिंग टिप बता रहा हूँ आपको। कौन सी टिप बता रहा हूँ? ड्राफ्ट। तो चूंकि तो आपने हमेशा क्या, सिर्फ इनवाइस नहीं लिखना, क्या लिखना है? सेल इनवाइस लिखें या परचेज इनवाइस लिखें, ताकि क्लियर हो जाए कौन सी इनवाइस। चलिए, प्रोफेशनल जजमेंट समझ आ गया? प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, कंसेप्ट ही बता दिया। आप देखते हैं उसने लिखा क्या हुआ है। कंसेप्ट आपको एग्जांपल के साथ मैंने शेयर कर दिया। आप किताब में क्या लिखा है रटा लगाने के लिए वो पढ़ लेते हैं। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? ये डिसीजन मेकिंग है। प्रोफेशनल जजमेंट द एप्लीकेशन ऑफ क्युमुलेटिव किस ऑडिट नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। यानी आपने जो भी नॉलेज ऑडिट की क्लास में सीखा है, जो ट्रेनिंग में आर्टिकल्स के दौरान में हासिल किया है, करेंगे, और जो आपका तजर्बा है उसकी रोशनी में आपने फैसला करना है कि इस सिचुएशन में हम क्या करें। प्रोफेशनल जजमेंट हमें कब अप्लाई करना पड़ती है? प्रोफेशनल जजमेंट हमें ऑडिट की हर स्टेज पे अप्लाई करना पड़ती है, हर कदम पे, हर कदम। एक किताब में मैं पढ़ा था, इंसान है ना, एक दिन में 500 से ज्यादा फैसले करता है। छोटे छोटे, भाई चाय पीनी है नहीं पीनी, आजकल रोजे चल रहा है, रोजे खत्म हो जाएंगे, चाय क्लास से पहले पिए कि क्लास के बाद, ये भी एक फैसला है।
सबसे पहले सुबह उठ के फैसला क्या करते हैं, आज कॉलेज जाना है कि नहीं जाना, ये भी एक फैसला। तो बहुत से फैसले करते हैं, हर कदम पे फैसला कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरह ऑडिटर भी हर कदम पे फैसला कर रहा होता है। तो हमने जो प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है वो हर स्टेप, हम अपने ऑडिट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हमारे ऑडिट के फेजेस कितने हैं, 3। स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट। स्टार्ट ऑफ द ऑडिट को टेक्निकली बोलते हैं प्लानिंग स्टेज, ड्यूरिंग ऑडिट को टेक्निकली बोलते हैं परफॉर्मेंस स्टेज, और एंड ऑफ द ऑडिट को टेक्निकली बोलते हैं रिपोर्टिंग स्टेज। तो प्रोफेशनल जजमेंट यानी ऑडिट में जो डिसीजन मेकिंग करनी है, फैसले करने हैं, ये कहां कहां अप्लाई होते हैं, क्योंकि हर दिन आपको कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ती है जो शायद आपको पहले से गाइड ना किया गया हो जिसके बारे में। प्लानिंग स्टेज, परफॉर्मेंस स्टेज, रिपोर्टिंग। प्लानिंग स्टेज में कब जजमेंट अप्लाई करते हैं, रिस्क असेस करने में। ऑडिटर देखता है भैया इस क्लाइंट में सेल्स में ज्यादा रिस्क है कि परचेजेस में ज्यादा रिस्क है। कुछ कंपनीज में सेल में रिस्क होता है, कुछ में परचेज, अंदाजा लगाता है ऑडिटर। जैसे आप अंदाजा लगाते हैं भाई ये अकाउंटिंग ज्यादा मुश्किल है, कॉस्ट काउंटिंग ज्यादा मुश्किल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ऑडिट, ये क्या है, रिस्क असेसमेंट कर रहा है, जजमेंट। और क्या, मटीरियलिटी डिसाइड करने में भी जजमेंट अप्लाई होती है। अब आप कहेंगे सर मटीरियलिटी तो आपने बता दिया कल, उसका तो फार्मूला होता है। जजमेंट तो वो चीज होती है जो बताई ना गई हो। तो मटीरियलिटी का फार्मूला तो आपने बता दिया 5% ऑफ प्रॉफिट। नहीं, आगे चल के हम पढ़ेंगे कुछ एरिया, जैसे अगर क्लाइंट का प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, फिर क्या करेंगे, फिर तो कुछ जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, आपने अनसर्टेन सिचुएशन में अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की बेस पे फैसला करना है कि मुझे क्या करना चाहिए। जब गाइडेंस ना हो तब जजमेंट अप्लाई करते हैं। जजमेंट किन स्टेजेस पे अप्लाई करेंगे, प्लानिंग स्टेज पे, हर स्टेज पे, यानी प्लानिंग पे भी, परफॉर्मेंस पे भी, रिपोर्टिंग पे भी। प्लानिंग स्टेज में एग्जांपल बताएं किन किन में जजमेंट अप्लाई करते, रिस्क असेस करते हुए, मटेरियलिटी डिसाइड करते हैं, रिस्क डिसाइड करते हुए, मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस स्टेज में क्या होता है, परफॉर्मेंस स्टेज का मतलब है प्रोसीजर परफॉर्म करना। प्लानिंग स्टेज पे हम डिसाइड करते हैं हमने किस एरिया में प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, क्या करना है, ये प्लानिंग स्टेज पे। और जब वो करते हैं एक्चुअली, उसे क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस स्टेज। यहां पे आप शेड्यूल बना रहे हैं, मैंने सारे सेशन में 16 घंटे डेली पढ़ना है, ये शेड्यूल बनाते हैं ना अपना शेड्यूल, ये होता है प्लानिंग स्टेज। और जब दिन रात उस शेड्यूल के ऊपर अमल करते हैं तो ये क्या होता है, परफॉर्मेंस स्टेज। परफॉर्मेंस स्टेज में आप क्या करते हैं, आप प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, और क्या करते हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। और उन प्रोसीजर के नतीजे में आपको एविडेंस मिलता है, सबूत इकट्ठा होता है। एविडेंस मतलब एश्योरेंस। प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, उसके नतीजे में क्या होता है, आपको एविडेंस मिलता है, यानी एश्योरेंस मिलता है। प्रोसीजर में 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर का मतलब होता है कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। इंक्वायरी, ज़बानी कलामी पूछ लोगे यानी इंक्वायरी करोगे, कि डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड चेक करोगे यानी इंस्पेक्शन। सम टाइम हम इंक्वायरी करते हैं, सम टाइम इंस्पेक्शन करते हैं। 7 तरह के प्रोसीजर होते हैं, सिर्फ बता रहा हूं, सुने और भूल जाएं। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। ये 7 प्रोसीजर, ये हमारे पास 7 हथियार हैं। हम ऑडिटर के पास 7 हथियार हैं। ये किसी जगह पे हम एक हथियार से कोई इस्तेमाल में लाते हैं, किसी जगह पे दूसरे हथियार को। कभी इंक्वायरी से काम चलाते हैं, कभी ऑब्जर्वेशन से, कभी इंस्पेक्शन से, कभी रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, डिपेंड करते। नेचर का मतलब क्या है, वो आपने प्रोसीजर 7 परफॉर्म करने हैं। टाइमिंग का मतलब क्या है, ये फैसला करना किस वक्त, सुबह के वक्त कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कि शाम के वक्त कौन से। टाइमिंग से मुराद ये नहीं है, लेकिन आप फिलहाल यही समझे, कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, नेचर। कब करने हैं, कितने करने हैं, कम के ज्यादा। मुझे बताइए, क्या हमने अपने ऑडिट में हर एरिया को वेरीफाई करना है,
यस, हर एरिया को वेरीफाई करना है, हर ट्रांजैक्शन को नहीं करना। एरिया अलग चीज है, ट्रांजैक्शन अलग चीज है, खागे मार आप। हर एरिया को वेरीफाई कर। एरिया का मतलब क्या? लाइन आइटम। अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? लाइन आइटम ही बोलते हैं। आप सेल एक लाइन आइटम है कि क्या कहते हैं? लाइन आइटम ही बोलते हैं। हर लाइन आइटम को वेरीफाई कर, लेकिन हर लाइन आइटम की हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई। तो जरा मुझे सोच के बताइए, ताकि मुझे पता चले आपके अंदर हल्का हल्का ऑडिटर जाग रहा है कि नहीं जाग रहा। क्या हम हर एरिया में एक जैसे एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, या कुछ एरिया में कम और कुछ में ज्यादा? कुछ में ज्यादा। तो ये डिसाइड करना कि किस में कम प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, किस में ज्यादा, ये क्या है? जजमेंट। ठीक है, जैसे जिनमें रिस्क कम हो वहां पे कम प्रोसीजर, जिनमें रिस्क ज्यादा हो ज्यादा प्रोसीजर। और फिर जब आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, इसमें भी जजमेंट है। कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है? जजमेंट। कब करना है? जजमेंट। कितना करना है? जजमेंट। क्या हमें ये प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस पूरा मिल गया? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट का मतलब पूरा पूरा एविडेंस मिल गया कि अभी मजीद काम करना है? एविडेंस, क्या ये एविडेंस ठीक है या नहीं? जजमेंट। और फिर क्या है? रिपोर्टिंग स्टेज। रिपोर्टिंग स्टेज क्या होता है? आखिरी स्टेज। इसमें क्या होता है? ऑडिटर ने जो प्लान किया होता है उसकी बेसिस पर रिपोर्ट दे। ये तीनों स्टेजेस इंटरलिंक्ड है। रिपोर्ट में क्या लिखा जाएगा? अनमोडिफाइड रिपोर्ट दी जाएगी कि मॉडिफाइड? उसमें सब कुछ ठीक लिखा जाएगा कि सब कुछ गड़बड़? ये किस पे डिपेंड करता है? जो प्रोसीजर परफॉर्म। और प्रोसीजर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? प्लानिंग। रिपोर्टिंग स्टेट में क्या? रिपोर्टिंग में हमने मैनेजमेंट की जजमेंट एस्टीमेट्स को सामने रखते हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सामने रखते हुए, मैनेजमेंट ने जो सारा काम किया उसको वेरीफाई करके हम फिर फैसला, ये ज्यादा है, ये ज्यादा अहम नहीं है, ये ज्यादा अहम है। हम फिर एक फैसला देते हैं, कंक्लूजन देते हैं। क्या कंक्लूजन देते हैं? कि फाइनेंशियल स्टेट के अनमोडिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या कि इनमें कोई ना कोई गड़बड़ है। कंक्लूजन हमारे दो ही तरह के होते हैं, फिलहाल बता रहा हूं, अनमोडिफाइड या मोडिफाइड। अनमोडिफाइड का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक। मॉडिफाइड का मतलब क्या है? तो ये फैसला करना कि मुझे अनमोडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए कि मॉडिफाइड, किस पे डिपेंड करता है? जजमेंट। समझ आ गई? प्रोफेशनल जजमेंट में प्लानिंग स्टेज में परफॉर्म होती है, परफॉर्मेंस में और रिपोर्टिंग। डन। फिर है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म का मतलब है शक शुबा करना। अब आप कहेंगे सर शक शुबा करना अच्छी बात तो नहीं है, अच्छी बात तो नहीं है। याद रखें हमारा असूल, जिंदगी का असूल बना ले तो अच्छे रहेंगे। जितनी जल्दी असूल बना ले, क्या? बगैर सबूत के किसी पे एतबार नहीं करना, किसी पे एतबार नहीं करना। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म क्या है? शक शुबा करना, यानी कोई भी बंदा गलत हो सकता है। क्या ये पर्सन मेरे से झूठ बोल सकता है कि नहीं? बोल सकता है। क्या ये मुझे धोखा दे सकता है कि नहीं अगर मैं इस पे एतबार करूं? तो पहले से इस माइंडसेट के साथ मुझे बताइए, मुहतात रहना चाहिए। मैं हर एक के ऊपर एतबार करूं और जब कोई मुझे धोखा दे तो फिर उस पर एतबार ना करूं। ये अप्रोच ठीक है कि ये अप्रोच कि मैं किसी पे एतबार ना करूं? हाँ, अगर पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे किसी का अच्छा एक्सपीरियंस है सिर्फ उस पे एतबार करूं। मुझे बताइए, बाय डिफॉल्ट मुझे सब पे एतबार कर लेना चाहिए कि पहले एविडेंस इकट्ठा करूं फिर एतबार करूं? क्या बेहतर है? बज़ाहिर दिखने में आपको यह लगेगा कि बाय डिफॉल्ट सब पे एतबार कर लेना अच्छे पर्सन की निशानी है। ऑडिट में कहते हैं भैया वो अच्छा पर्सन तो हो सकता है, अच्छा ऑडिटर नहीं हो सकता। मुझे बताइए, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की, अगर ये स्केप्टिसिज्म ना हो तो 1 मिनट के अंदर ऑडिट कंप्लीट हो जाए। कैसे? मैनेजमेंट कहे सर ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ऑडिटर कहे सब ठीक बनाई है ना, मैनेजमेंट कहे ठीक है, ऑडिटर के खत्म काम। क्या ऐसे एतबार कर लेना चाहिए? नहीं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? स्केप्टिसिज्म का मतलब है, ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? क्वेश्चनिंग। 3 चीजें बेसिक पर, पहले इसका कंसेप्ट समझ ले। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब यह है, आपने किसी की किसी बात पे बगैर तहकीक के एतबार नहीं करना।
किसी भी पर्सन की, किसी भी पर्सन से मुराद कोई भी पर्सन है, क्या वो हमारे बहन भाई भी शामिल है उसमें? यस। थोड़ी सी खतरनाक एग्जांपल, हल्का सा टच करके आगे निकलूंगा। क्या हमारे वालिदैन भी शामिल है उसमें? क्योंकि वालिदैन को बाद में कान भी भर देता है ना, तो वो कोई भी बात करें सबूत के साथ, ठीक है, सबूत के साथ। बड़ी पुरानी बात है, मुझे एक दोस्त, वो कोई 20-25 साल पहले, एक दोस्त कहने लगा, यार मैंने तुम्हारे भाई को सिगरेट पीते देखा था, क्या मुझे उस बात पे एतबार कर लेना चाहिए था? स्केप्टिसिज्म, हालांकि उसको ऑडिट नहीं पड़ा था। मैं कहा अच्छा, मैंने लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं किया। मैं कहा मैं कहा देखा जरा नोट करता हूँ भाई सिगरेट पीता है कि नहीं, हफ्ता 2 हफ्ते, महीना 2 महीने, कभी कोई दोस्त भी हो ना साथ में, दोस्त भी नहीं पीते, मुझे पता चल गया ये बात गलत है। तो याद रखें, आपके बचपन के दोस्त आपको कोई बात कह सकते हैं, यार इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लो, क्या कर लेनी चाहिए? ये क्या है? स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म क्या कहता है कि कभी किसी की बात पे तहकीक किए एतबार नहीं करना। ये है स्केप्टिसिज्म। चाहे वो आपका बचपन का दोस्त क्यों ना हो, धोखा दे सकता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सामने रखे, क्या हम आंखें बंद करके उस पर एतबार कर ले? नहीं। कहता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है क्वेश्चनिंग माइंड, आप सवाल करते रहें, क्वेश्चनिंग माइंड। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने मैं दे तो दी, ये पिछले साल के निस्बत इस साल सेल ज्यादा क्यों है? इस सैलरीज एक्सपेंस कम क्यों है? क्या एम्प्लॉय निकाल दिए हैं? रिपेयर एक्सपेंस उतना ही है जितना पिछले साल था, क्यों? हालांकि आपकी मशीनरी तो डबल हो गई है इस दफा, रिपेयर एक्सपेंस क्यों नहीं बढ़ा? ये क्या है? क्वेश्चनिंग। ऑडिटर के साथ 10 मिनट बैठ जाए ना क्लाइंट, ऑडिटर उसमें 20 सवाल पूछ लेता है। क्वेश्चनिंग माइंड, हर चीज को क्वेश्चन कर, कोई भी चीज सवाल किए बगैर एक्सेप्ट नहीं करना। क्वेश्चनिंग माइंड। बीइंग अलर्ट टू कंडीशन इंडिकेटिंग मिसस्टेटमेंट, यानी क्वेश्चन करे। एक तो ये क्वेश्चन कर, बार बार चीजें पूछे, ये क्या है, ये क्यों बढ़ रहा है, जो कोई चीज बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है, कोई कम हो रही है क्यों कम हो रही है, कोई सेम है तो क्यों सेम है, हालांकि बढ़नी चाहिए। ये क्या क्वेश्चनिंग में? बीइंग अलर्ट टू कंडीशन व्हिच इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट, जैसे ही क्लर्क नई गाड़ी ले, फौरन उस क्लर्क के सारी चीजों को चेक करे। क्यों? ये क्लर्क ने नई गाड़ी कैसे ली? आपके ख्याल में क्या ये एक ऐसी कंडीशन है जो पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट को इंडिकेट कर रही है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? आपके सामने अनयूजुअल सिचुएशन आए ना, तो उसको इग्नोर ना करें, उसको कंसीडर करें। अनयूजुअल सिचुएशन क्या? आप खुद बताएं। आपने दिन रात एक करके पेपर पास किए हैं, सीए किया है, उसके बाद ऑडिट मैनेजर के तौर पे अप्लाई हुए हैं, ठीक है, आपने 600 सीसी कार रखी हुई है, और क्लर्क जो था 1000 सीसी कार लेके आ गया। अंदर कुछ होगा कि नहीं होगा? गड़बड़ क्या चल रही है? क्या सोचेंगे? उसका इनाम निकला है, लॉटरी निकली है उसकी, क्या सोचेंगे? ये क्या है? ये है कंडीशंस इंडिकेटिंग। याद रखिएगा, क्लाइंट आपको कभी भी, आपका क्लाइंट खुद नहीं बताएगा कि मैंने ये एरर या फ्रॉड किया, ठीक कर लें। आपको खुद देखना होगा, अलर्ट रहना होगा। ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जो अनयूजुअल है, उनको पिक करना होगा, उनको इन्वेस्टिगेट करना होगा, फिर फ्रॉड डिटेक्ट करने के काबिल होंगे, वरना नहीं। ये बात समझ आ रही है? क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन व्हिच इंडिकेट मिसस्टेटमेंट। और क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, जो भी एविडेंस आपको क्लाइंट दे, आपने उसे एज इट इज ट्रू नहीं मानना, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। आपने कहा ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ, क्लाइंट ने फोटोकॉपी ला दी, आप मान लेंगे उसको? जब ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, फोटोकॉपी क्यों दिखा रहे हो? ओरिजिनल दिखाए। ये है क्रिटिकल इवैल्यूएशन एविडेंस। आपने सीएफओ से पूछा कंपनी के खिलाफ कोई केस है, सीएफओ ने कहा नहीं है,
लॉयर से पूछा, लॉयर ने बोला है, किसकी बात मानेंगे? इन्वेस्टिगेट करें, क्रिटिकल इवैल्यूएट करें। जब भी दो चीजों में फर्क आए ना, हमेशा इसको इन्वेस्टिगेट करना है, किसी की एक की बात के ऊपर नहीं जाना। हो सकता है सीएफओ ठीक हो सकता है लॉयर ठीक हो। बजाहिर लॉयर ही उमूमी तौर पे ठीक होता है, बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है, इसे इवैल्यूएट, इन्वेस्टिगेट। इसे क्या बोलते हैं? क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो मुझे बताइए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन व्हिच इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट। दूसरी चीज समझ आ रही है? क्वेश्चनिंग माइंड, बार बार सवाल करना, इंक्रीज है, इंक्रीज क्यों है, डिक्रीज है, डिक्रीज क्यों है, सेम है, अगर चेंज होना चाहिए तो सेम क्यों है। अलर्ट टू कंडीशन, अनयूजुअल सिचुएशन आपके सामने है, फौरन उनको इन्वेस्टिगेट करें। कोई भी क्लाइंट एविडेंस आपको प्रोवाइड करेगा, आपने उसे एज इट इज ट्रू नहीं मानना, उससे पहले वेरीफाई करना है, फिर एक्सेप्ट करना। यानी इसकी अब एग्जांपल दे रहा है कि अगर कंफ्लिक्टिंग एविडेंस है, कंफ्लिक्टिंग एविडेंस का मतलब क्या है? सीएफओ कुछ और कह रहा है, लॉयर कुछ और कह रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इग्नोर कर दें? कौन ठीक है? अगर हमें एविडेंस की रिलायबिलिटी पे डाउट हो, यानी ओरिजिनल की बजाय फोटोकॉपी दे दी हमें, फोटोकॉपी डाउटफुल होती है ना, ओरिजिनल जेन्युइन होता है, तो क्या करें हम? इन्वेस्टिगेट करें। अगर हमें कोई इंडिकेशन मिल रही हो फ्रॉड की, जैसे क्लर्क नई गाड़ी लेके आ गया, बताएं, खुद बताएं फ्रॉड की इंडिकेशन है कि नहीं? भाई नजर आ रही है इंडिकेशन के नहीं नजर आ रही? अलर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अच्छा बताइए, क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सिर्फ उस वक्त अप्लाई करना चाहिए जब न्यू मैनेजमेंट हो? एक मैनेजमेंट ने, अब मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने दे लूंगा, आपने मुझे बताना इसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि पिछले 10 साल से इस कंपनी में कोई फ्रॉड एरर सामने नहीं आया, इसलिए इस साल भी कोई एरर या फ्रॉड सामने नहीं आएगा। बताइए ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है कि नहीं? नहीं है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ये कहती है कि पास्ट ऑनेस्टी की वजह से भी आपने स्केप्टिसिज्म कंप्रोमाइज नहीं करना, स्केप्टिसिज्म स्टिल अप्लाई करेंगे। डन? क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करने के कोई फायदे हैं? ये वही इसी से मिलती जुलती बात है। ये डेफिनेशन थी विद एग्जांपल, डेफिनेशन विद एग्जांपल, ये इसके एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस हैं? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म माइंडसेट के साथ चलेंगे, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को आप डिटेक्ट कर पाएंगे। अनयूजुअल समझ रहे हैं? पिछले साल की निस्बत इस साल सेल डबल हो गई, अनयूजुअल है। कोरोना में कुछ कंपनीज थी, सारी कंपनी बेचारी रो रही थी, उन्होंने अपनी सेल 30% बढ़ा दी। उन्होंने कहा भाई सारी दुनिया लॉकडाउन हुई है, आपने सेल की किसको? मुझे ये बताएं। स्केप्टिसिज्म है, अनयूजुअल। इसी तरह की अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, ये आपके अंदर ना चालाकी भर रहा है, ये स्केप्टिसिज्म का कंसेप्ट। चालाक बने, मासूम ना बने, ये मासूम लोगों का प्रोफेशन नहीं है, चालाक लोगों का प्रोफेशन है। बनना पड़ता है चालाक, वरना फिर आप मासूम भी नहीं रहते और चालाक भी नहीं, प्रोफेशन से निकल जाते। डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करने का फायदा होता है। अगर कोई मिसस्टेटमेंट हो वो ढूंढ लेते हैं, क्लाइंट ने झूठ बोला वो ढूंढ लेंगे। अवॉइड कंक्लूजन फ्रॉम लिमिटेड एविडेंस, ऐसा नहीं है कि छोटा सा एविडेंस, 1000 ट्रांजैक्शन है, 2 ट्रांजैक्शन चेक करके हमने कहा 2 ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं है, बाकियों में कुछ भी नहीं निकलेगा। लिमिटेड एविडेंस, प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन बहुत ही कम नहीं करने, बहुत ही कम। अगर सिर्फ 2-4 सर मैंने आज घर जल्दी जाना है तो रेवेन्यू में सारी ट्रांजैक्शन की बजाय सिर्फ 3-4 कर लूं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की ऐसी की तैसी फिर गई, नहीं करना। अवॉइड रॉन्ग असम्पशंस, केस स्टडी की एग्जांपल, फिक्स एसेट्स की लाइफ 5 साल थी पिछले साल, इस साल फिक्स एसेट्स की एस्टीमेट रिवाइज कर दिया, 10 साल कर दिया। ऑडिटर ने पूछा मैनेजमेंट से क्यों किया, उन्होंने कहा सर हमारा एस्टीमेट होता है, एस्टीमेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा देते हैं, चेंज करने हमने चेंज कर दिया। ऑडिटर ने कहा ओ ठीक है सही किया। बताइए क्या स्केप्टिसिज्म अप्लाई हुआ है? क्यों नहीं अप्लाई हुआ? भाई एस्टीमेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई वैलिड जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर अजम्पशन चेंज की, एस्टीमेट चेंज किया, कोई वैलिड रीजन नहीं थी, तो फिर वो गलत हो सकता है।
अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ काम करेंगे तो जो क्लाइंट की इस तरह की उल्टी सीधी assumptions है ना, जिनकी कोई वैलिड बेसिस नहीं है, आप वो पकड़ लेंगे, फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? ये है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये इसकी डेफिनेशन है विद एग्जांपल, और ये क्या है? एडवांटेजेस। मेन पॉइंट मुझे बताया, समझ आया कि नहीं आया? तो बताइए इन तीनों में से, वैसे तो तीनों ही, अगर मैं आपसे कहूं इन तीनों में से आपके ख्याल में सबसे अहम फीचर कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक? कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में इंडिपेंडेंट? ये वैसे जजमेंटल क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। कितने स्टूडेंट के ख्याल में इंडिपेंडेंस सबसे अहम है? कितनों के ख्याल में प्रोफेशनल जजमेंट? और कितनों के ख्याल में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? वैसे तीनों ही अहम है। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है? बगैर तहकीक किए किसी की बात पे एतबार नहीं करना, चाहे वो कोई भी हो। डन जी? यहां पे आपको छोटी सी एग्जाम टिप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम कंसेप्ट बता रहे हैं। क्या? एग्जामिनर ऑफन प्रेजेंट ए सिनेरियो वेयर मैनेजमेंट इंटेग्रिटी इज एज्यूम्ड। वो एक सिचुएशन देगा जिसमें मैनेजमेंट बड़ी नेक होगी, शरीफ सूरत इंसान होंगे, पिछले कई सालों से उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की होगी, और आई कैप आपको घुमा के कहेगा इस दफा काम कम करना चाहिए ना। आपने क्या कहना? स्टूडेंट मस्ट रिस्पॉन्ड दैट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मस्ट स्टिल बी मेंटेन्ड। सीएफओ हाजी साहब हैं, 5 वक्त के नमाजी है, रोजा रखते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल नेक आदमी है, सचमुच में नेक आदमी है, सचमुच में नेक आदमी है। उनकी बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर या फ्रॉड हो सकते हैं कि नहीं? ये है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और अगर आपका वो भाई हो, फिर एरर या फ्रॉड हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं, हल्का सा सेंसिटिव। अगर वालिद साहब हो सीएफओ, सेंसिटिव, कुछ चीजें ऐसी हैं गलत, मुझे खुद अजीब सा लगता है, लेकिन क्या करें, प्रोफेशन ही ऐसा है। प्रोफेशन, पुलिस वाला हो, उसके घर का केस हो, बताए तफ्तीश तो बनती है ना, समझ लीजिए। चलिए बाहर वापस ऐसे एग्जाम्पल को रिवर्स कर लेते हैं। इन शॉर्ट, किसी की बात पे भी बगैर तहकीक किए एतबार, सबूत के बगैर एतबार नहीं करता। ये क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इंडिपेंडेंस क्लियर, जजमेंट क्लियर, स्केप्टिसिज्म क्लियर। शाबाश, कोई प्रॉब्लम? मुश्किल तो नहीं था? चलिए रीड करके आइएगा, और कल जरा थोड़ा जो हमारा मेंटी क्विज होगा थोड़ा सा टेक्निकल, स्टेप बाय स्टेप ना टेक्निकल होता जाएगा। आज अच्छे कंसेप्ट डिस्कस हुए, खास तौर पर इंडिपेंडेंस और स्केप्टिसिज्म के। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।